वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम हिंदी क्लास 9 के गद्य खंड से दो बैलों की कथा प्रेमचंद जी द्वारा रचित चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका पहला भाग हमने देखा था, तो आइए आज दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में है, दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। जूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, यानी वो उनको मारता नहीं था। जूरी उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। तो दोनों बैल अपमानित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। नाद की तरफ आंखें तक ना उठाई, क्योंकि हौद में जो है सिर्फ भूसा था, इसलिए उसकी तरफ देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे मारे, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर के भागा। हल, रस्सी, जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। फिर हीरा ने मोती से कहा कि भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। अब वो बता रहा है कि इसने तो तुम्हारी जान लेने का पूरा प्रयास कर लिया था, अब ये बहुत मार पड़ेगी हम लोगों को। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। फिर वो आपस में ही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पढ़ने दो, बैल में जन्म लिया है, बैल की योनि में, तो मार से कैसे बच पाएंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। आगे देखिए। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुँचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। ये हीरा कह रहा है। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसहलत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उसी वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में दे करके चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब उस बच्ची ने प्रेम से दो रोटियाँ दी, तो इससे इनकी तो भूख तो शांत हो नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उनको सांत्वना मिली। देखिए यहाँ पिक्चर में दिया गया है, बैल बंधे हुए हैं और ये लड़की जो छोटी सी बच्ची है, ये रोटी लेकर के आई है बैलों को देने के लिए। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। वो इस बात से आश्चर्य थे कि यहाँ पर भी कोई सज्जन मनुष्य रहता है। वो लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। बैलों से अपनापन हो गया था उसका, क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती पीटती थी। आगे देखिए। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वहीं बालिका उन्हें दो रोटियां खिला दिया करती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। विद्रोह का मतलब, यहाँ विद्रोह का मतलब होता है बगावत से, कि दोनों बगावत के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो। एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी। लेकिन वो सिर्फ यही सोच करके रुक जाता है कि जो लड़की जो उसकी मदद कर रही है, उसको रोटियां खिलाती है, उसी का पिता उससे उन लोगों के ऊपर अत्याचार करता है। यदि वो उसको मार डालेंगे तो वो लड़की अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। फिर दोनों आपस में बात करते हैं कि उसकी माँ, सौतेली माँ, जो उसी को उठाकर फेंक देते हैं, क्योंकि वही तो उस लड़की को परेशान करती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, या भूले जाते हो। अब देखो यहाँ प्रेमचंद जी ने कितने मार्मिक ढंग से इसको प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद जी देखिए बैलों के माध्यम से कह रहे हैं कि औरत जात के ऊपर हाथ उठाना बिल्कुल गलत है। बैल भी ये बात बैलों के माध्यम से कहते हैं। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते,
बताओ तुड़ा कर भाग चलें? हाँ, या मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? अब दोनों ने तय किया कि वहाँ से भाग निकलेंगे। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। तो वो बताता है कि रस्सी को थोड़ा सा गीला कर लिया जाए दांतों से चबा करके, जिससे वो आसानी से टूट जाए। रात को जब बालिका रोटियां खिला करके चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगा करके रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला, वह लड़की निकली। दोनों सिर झुका करके उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यह लोग मार डालेंगे। अब उस लड़की को दया आ गई, वो समझ गई कि ये बैल यहाँ से जाना चाहते हैं, इसलिए उसने उसको खोलने का विचार बनाया। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। नाकों में नाथ डालने का मतलब होता है नाक में रस्सी डाल देना, जिससे बैल काबू में रहें। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? तो हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। अब देखो, उस लड़की ने खोलने के बाद चिल्लाना शुरू कर दिया, ये जताने के लिए कि ये सब उसने नहीं किया है। गया हड़बड़ा करके भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। देखो, जानवरों में ये खासियत होती है कि वो रास्ते बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, जिस रास्ते से गुजरते हैं उस रास्ते को जानते रहते हैं। लेकिन भागने के बेशुद्ध में वो उस रास्ते को छोड़ दिए जिस रास्ते से वो आए थे, उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं, तुम भी बेतहासा भागे, वही उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। यहाँ देखो, प्रेमचंद जी बैलों के माध्यम से कह रहे हैं कि दुनिया हमें ही दोषी मानती है। यदि वो हम लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है तो उसे करने दो, हम उसके ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह करके आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। मोती थोड़ा समझदार था, जब उसे लगा कि हीरा क्रोधित हो गया है और वो झगड़ने को तैयार है तो वो हट गया वहाँ से। अब तीसरे भाग में देखते हैं क्या होता है। अरे या क्या, कोई साँड़ डौकता चला आ रहा है। हाँ, साँड़ ही है। वह सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगले झाँक रहे हैं। देखो, तभी वहाँ कोई एक साँड़ आ जाता है, जिसको देख करके दोनों मित्र हक्का बक्का रह जाते हैं। साँड़ पूरा हाथी है। साँड़ पूरा हाथी का मतलब क्या होता है, बहुत हिष्ट पुष्ट था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। दोनों कह रहे हैं कि यदि इससे हम लोग भिड़ गए तो ये हम लोगों को मार डालेगा, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नज़र आती, और लेकिन अगर इससे भिड़ते भी नहीं है तो भी ये मारेगा हमें। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, और हीरा और मोती की तरफ ही आ रहा था। कितनी भयंकर सूरत है, और देखने में बहुत डरावना लग रहा था वो साँड़। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। अब दोनों आपस में भी बात कर रहे हैं कि कोई उपाय निकाला जाए। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों नहीं चले। अब देखो क्या कह रहा है कि इसको अपने शरीर पर घमंड है, ये बहुत हिष्ट पुष्ट लग रहा है और ये हम लोगों की विनती सुनेगा नहीं, बहुत मारेगा हम लोगों को। आगे देखो, भागना कायरता है। अब फिर आपस में निर्णय लेते हैं कि भाग चलो। तो फिर कहते हैं कि भागना कायरता है तो फिर यही मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। कह रहा है कि मैं अब तो भागने जा रहा हूँ, तुम यहीं पर मरो, लेकिन हाँ ये भी सोच लो, अगर हम लोग भागना शुरू कर दिए, हमें दौड़ा लिया, तो फिर सोचो फिर क्या करेंगे। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें।
अब देखो दोनों ने निर्णय किया कि दोनों एक साथ चोट करेंगे, मैं आगे से रगेदता हूँ और तुम पीछे से रगेदो, यानी मैं उससे आगे से भिड़ता हूँ और तुम उससे पीछे से भिड़ो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, मेरी ओर झपटे तुम बगल से उसके पेड़ में सींग घुसेड़ देना। देखो क्या कह रहे हैं कि यदि एक बैल कह रहा है यदि मेरे ऊपर ये झपटे तो तुम क्या करना, उसके पेड़ में सींग घुसेड़ देना पीछे से। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। लोग दोनों जानते थे कि अब जान पे बनाई लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। साण को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था, तजर्बा का मतलब होता है अनुभव नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी हो गया। मल्ल युद्ध का मतलब होता है कुश्ती, आदि था। जो ही हीरा पर झपटा मोती ने पीछे से दौड़ाया, साण उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। साण चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले। देखो वो साण चाहता था एक एक करके वो उससे निपटें, लेकिन दोनों एक साथ हमला कर रहे थे क्योंकि दोनों जानते थे कि एक एक करके इससे जीता नहीं जा सकता। पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर ना देते। एक बार साण झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। साण क्रोध में आकर के पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर के भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि साण बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। उसके बाद हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए। अब देखो वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, मन तो यही कर रहा था कि उस साण को मार डालते पूरी तरीके से, ताकि वो कभी किसी के ऊपर हमला ना कर पाता। लेकिन मोती कहता है, हीरा ने तिरस्कार किया कि गिरे हुए बैरी पर सींग चलाना ये सही नहीं है, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचो। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। देखो कितना प्रेम था आपस में कि दोनों, एक फंस गया तो दूसरा भी भागकर उसके पास चला आया ताकि दोनों एक साथ रहें। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। काजी हाउस मतलब एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जानवरों को इकट्ठा किया जाता है। जैसे आज के समय में देखा होगा योगी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, बैलों को छोड़ दिया है, गौवंशज को, तो काजी हाउस में ही उनको रखा जा रहा है। चौथा भाग देखते हैं इसका। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। समझ ही में नहीं ना आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे। देखो यहाँ पे काजी हाउस है भाई, तो हर प्रकार के जानवर मिलेंगे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर के आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इसमें क्या तृप्ति होती। अब देखो जब भूख दोनों को लग रही है और चारा भी नहीं मिल रहा है तो मजबूर होकर के वो दीवार की मिट्टी को ही चाटने लगे, लेकिन उससे पेट थोड़ी भरता, उसे संतुष्टि थोड़ी मिल रही थी उनको। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। अब देखो दोनों आपस में संवाद चल रहा है। दोनों ने ये निर्णय किया कि इस दीवार को तोड़ करके भाग जाया जाए, लेकिन अब भाई जाहिर सी बात है 2-3 दिन से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, तो भूख लगी थी, शरीर भी कमज़ोर हो गया था, उतनी साहस नहीं थी। बाड़े की दीवार कच्ची थी, बाड़े की जो दीवार थी वो कच्ची थी।
बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल गया। एक चिप्पड़ निकल गया मतलब एक टुकड़ा निकल गया। दीवार कच्ची मिट्टी की थी, बनी थी। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ करके दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय काजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर के जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड़पन का मतलब बेवकूफ़ी देख करके उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। अब वो कहता है कि अपने बूते मतलब जितना मेरे अंदर दम था तो उतना तो मैंने कर ही लिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। अब वो बता रहा है कि इस तरह से क्या फ़ायदा है कि तुम और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती है। वो बता रहा है कि हमें अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन यहाँ बंद जो बेचारे बेसहारा जानवर लस्त पड़े हुए हैं, कम से कम उनकी तो जान बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। वो बता रहा है कि 2-4 दिन को खाना पानी नहीं मिला तो ये जीवित नहीं रहेंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी तरह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगातार इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। अब देखो 2 घंटे उन्होंने कठिन परिश्रम किया, बार बार उस पर चोट की, तो 1 हाथ दीवार जो है ऊपर से गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत हुए। जैसे दीवार उठी गिर गई, वैसे ही सब जितने अधमरे जानवर पड़े थे उनको चेतनता आ गई। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली और जो 3 घोड़ियाँ थी वो छलांग लगा करके पार हो गई। फिर बकरियाँ निकल गई। इसके बाद भैंस भी खिसक गई। अब देखो बता रहा हूँ, वहाँ भैंसें जो थी वो भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े हैं। अब देखो यहाँ पे जो गधे थे वो ज्यों के त्यों खड़े, उनको कोई परवाह नहीं थी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, चाहे वो काजी हाउस में रहें चाहे वो बाहर रहें। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? अब गधों से पूछ रहा। एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं। अब कह रहा अगर फिर पकड़ लिए गए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। तो फिर हीरा कहता है, तो उसमें हर्ज ही क्या, अभी तो मौका मिला है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। अब देखो वो गधे कह रहे हैं हमें तो डर लगता है भाई, पकड़े जाएंगे बहुत मार खाएंगे, तो वो भागने से कोई मतलब नहीं। अब उसके बाद देखो आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, आधी रात बीत चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। दोनों गधे वहीं खड़े थे और मोती क्या कर रहा था, अपने मित्र की रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन रस्सी बहुत मजबूत थी, वो टूट नहीं रही थी। फिर हीरा कहता है कि ऐसा है कि मोती तुम अब निकल जाओ, मेरी परवाह छोड़ दो, हो सकता है कभी जीवन में फिर तुमसे भेंट हो। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, हम और तुम इतने दिनों से एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़ करके अलग हो जाऊं। देखो यहाँ मित्रता की मिसाल प्रस्तुत की गई है प्रेमचंद जी द्वारा। उसके बाद हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे ही। देखो फिर भी दोनों प्रसन्न हैं कि उन्हें जाने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन बाकी जो फंसे थे वो उनको तो मौका मिला। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार करके बाड़े के बाहर निकाला, और मोती ने अपनी जिद से दोनों गधों को वहाँ से निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा था। देखो भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसे खलबली मची, इसके दिखने की ज़रूरत नहीं। अब सब जो मुंशी और चौकीदार जो थे उनमें हड़बड़ी मच गई कि वो जवाब क्या देंगे, सारे जानवर भाग गए। बस इतना ही काफ़ी था कि मोती की खूब मरम्मत हुई। अब वो जान गए किसने किया, इसीलिए मोती को उन्होंने जितना मार सकते थे उतना मारा और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया। अब देखो 5वें भाग में देखते हैं
1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी ना डाला, मतलब घास भूसा चोकर कुछ भी नहीं दिया गया उन्हें, एक टुकड़ा भी नहीं दिया गया। हाँ, एक बार पानी दिया जाता था, यही उनका आधार था, अर्थात वो एक बार पानी पिला देते थे, यही कम से कम कर रहे थे। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक ना जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। ठठरिया का मतलब देखा होगा कि आपने, हड्डियाँ निकल आती हैं, जो जानवर कमज़ोर हो जाते हैं। तो वही कह रहा है, हड्डियाँ दिखने लगी थी उन दोनों की भूख प्यास से। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। मतलब कुछ अनाउंसमेंट हो रहा था, तो डुग्गियाँ बजी, उसके बाद दोपहर तक 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी और उनकी देखभाल की जाने लगी। लोग आ करके उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीददार था? देखो, कमज़ोर हो चुके थे दोनों भाई, तो वो सब जो 50-60 लोग इकट्ठा हुए थे वो जानवरों को खरीदने के लिए आए थे। उसके बाद सहसा एक डढ़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद करके मुंशी जी से बातें करने लगा। तो वो समझ गया कि ये बैल खाने पीने की वजह से कमज़ोर हुए, बाकी इनके अंदर कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसको जानवरों की पहचान थी। एक मुंशी, जो एक दड़ियल जो आदमी था, उसका चेहरा देख करके अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल काँप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। वो जान गए कि ये कोई कसाई है और इस वजह से वो बहुत दुखी हो गए। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने श्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं, भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। अब दोनों भगवान से मदद की गुहार लगाते हैं। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या आप बचाएंगे? दोनों आपस में बात कर रहे हैं। एक आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। वो समझ गए कि ये कौन है, कसाई है। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी के काम तो आएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, क्योंकि वो उनको मार डालता और उनके मांस और खाल को बेच डालता। बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। अब देखो, जाते हुए उन्होंने रास्तों में देखा कि जानवरों का एक दल है जो घास और हरी घास खा रहा है, कोई जानवर बैठा है, कोई हिष्ट पुष्ट है, सभी प्रसन्न थे। कितना सुखी जीवन था, कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। सासा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है, हाँ इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। तभी उन्हें अचानक याद आया कि इस रास्ते से गया उन्हें ले गया था, अर्थात वो अपने गांव के आसपास ही हैं, झूरी के घर के आसपास ही हैं। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। तो उन्हें महसूस हो गया कि उनका वही गांव है। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। उसके बाद देखो क्या है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया, मतलब नज़दीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर के बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर गए, आए और खड़े हो गए, और झूरी के घर के पास जो थान थी जहाँ वो बांधे जाते थे पहले, वहीं आकर के खड़े हो गए, उससे छुड़ा करके रस्सियाँ वगैरह।
दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता चला आया था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। झूरी का प्रेम उमड़ गया। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। तो उसने कहा कि मैं इसको नीलाम करके मवेशी खाने से लेके आ रहा हूँ, काजी हौज से। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। तो झूरी कह रहा है कि मुझे तो लगता है तुमने चोरी करके लेके आए हैं इसे, अब यहाँ से चुपचाप चले जाओ, क्योंकि ये मेरे बैल है, जब तक मैं बेचूंगा नहीं तब तक कोई खरीद नहीं सकता। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? वो बताता है कि मेरे बैल कोई कैसे नीलाम कर सकता है, जानकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। उसने कहा कि मैं थाने में जाकर तुम्हारी रिपोर्ट लिखवा दूंगा, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। वो बताता है कि इसका सबूत ये है कि आकर के मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्ला करके बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। मोती ने क्या काम किया? उसके ऊपर सींग चला दिया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा, मोती ने उसको दौड़ा लिया। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियाँ दे रहा था, गालियाँ निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। उसके बाद देखो, जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। बेमारे ना छोड़ता का मतलब बिना मारे मैं उसको छोड़ता नहीं। फिर ये कौन कह रहा है? हीरा कह रहा है। अब ना आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊँगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। वो कहता है कि अगर वो चाहे तो मुझे गोली मरवा दे तो मैं मर जाऊँगा, लेकिन उसके काम नहीं आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। वो कह रहा है कि हम लोगों की जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे जो हैं। जरा देर में नादों में खाली भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाल सा माहौल था, यानी उत्साह का माहौल था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिया, और मालकिन को भी, यानी झूरी की जो पत्नी थी, उसको भी अपनी गलती का एहसास हुआ और आकर के उसने उन दोनों के माथे चूमे। तो ये था इस चैप्टर का सारांश। आपने इसको पढ़ा तो इसमें प्रेमचंद जी ने सिर्फ यही बताने का प्रयास किया है, बैलों के माध्यम संदेश दिया है कि इंसान अपनी इंसानियत छोड़ रहा है, अपनी मानवता छोड़ रहा है, लेकिन आज भी जानवर अपनी मानवता को नहीं छोड़ते। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि जानवरों में सबसे स्नेही और प्रेमी जो जानवर होता है वो हाथी होता है। यानी इनके अंदर ममता बहुत ज़्यादा होती है। यदि इनके ग्रुप में, समूह में कोई किसी को चोट लग जाती है तो ग्रुप के जितने भी लोग होते हैं, जितने भी हाथी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, सब उसका इंतज़ार करते रहते हैं उसके ठीक होने का। बिना उसके ठीक हुए जश्न नहीं मनाते। तो जानवर के माध्यम से प्रेमचंद जी यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जानवर जब इतना प्रेम कर सकते हैं तो हम मनुष्य अपने मानवता को क्यों नहीं जागृत कर सकते। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।